वो 2,500 लेकर एक राह बनाने के लिए आया। लिमिटेड बजट होती है, देन आपको डिसाइड करना है कि आप 3 वक़्त खाओगे या 2 वक़्त खाओगे। जब आमिर बनाना चाहता था, जब मेरी पहली कहानी थी, तो मैंने जवेरी बाज़ार में एक ज्वेलर को भी नरेट किया। राज सक्सेस स्टोरी में ऐसे फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता जो हैं सोच की मिसाल, जो पर्दे पर लाते हैं अपनी फिल्मों के जरिए हकीकत का उबाल। राजकुमार जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ा बचपन के बारे में बताइए। देखिए, बचपन मेरा एक छोटे शहर में बीता। हज़ारीबाग करके एक शहर है झारखंड में। पहले बिहार हुआ करता था, फिर झारखंड हुआ। तो वहाँ मैंने 10th तक की पढ़ाई की। उसके बाद फिर वहाँ स्कूल्स उतने अच्छे नहीं थे। तो मैं 12th तक पढ़ने के लिए बोकारो स्टील सिटी एक जगह है जहाँ पे अच्छे स्कूल्स थे, तो वहाँ से मैंने 12th की पढ़ाई की। फिर वहाँ उस तरफ ग्रेजुएशन के लिए उतनी कोई बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी। तो वहाँ से फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। वहाँ थोड़ा मुझे ग्रेजुएशन करते-करते थोड़ा मुझे लिखने का शौक़ हुआ, पर ऐसा कुछ प्रोफ़ेशनली नहीं था, ऐसा थोड़ा रुचि थी। तो उस रुचि को आगे रखते हुए मैंने वो पढ़ाई लिखता रहता था। फिर जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो ऐसा लगा कि लिखने का शौक़ है और कुछ मैं इसी फ़ील्ड में करना चाहता हूँ, तो मैं फिर बॉम्बे आ गया। और यहाँ आकर फिर मैंने अपने आप को फिर लिखना सीखा। फिर मैं अनुराग कश्यप के साथ कुछ फ़िल्मों में उनका एसोसिएट डायरेक्टर था। फिर मुझे तभी भी मैं लिख रहा था। और लिखते-लिखते मैंने काफ़ी स्क्रिप्ट्स अपने लिए लिखी। रामजस कॉलेज में आने के बाद ही लिखने का शौक हुआ या बचपन में भी लिखते थे? नहीं, बचपन में नहीं लिखता था। बचपन में क्या है कि उसी नॉर्मल छोटे शहर में जैसे होता है कि आप फ़िल्म देखते हैं, कभी सैटरडे, संडे को घरवाले लेकर फ़िल्म दिखाने को लेकर जाते थे। तो वो तो फ़िल्म बस एंटरटेनमेंट के हिसाब से रह जाती थी। पर ज उस लिखने का एक्चुअल में शौक शुरू हुआ जब मैं ग्रेजुएशन में था। जब मैं रामजस में था तभी मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखने का मन होता था, तो लिखता था। खुद ऐसे ही स्क्रिबल करता रहता था। फिर धीरे-धीरे लगने लगा कि हाँ, कुछ थॉट्स अच्छे आ रहे हैं, तो वो लिखना शुरू किया। सर हजारीबाग जैसे छोटे शहर से आकर आई एम श्योर मैं थोड़ा पारिवारिक जी, जी, पृष्ठभूमि जी। भी जानना जी, चाहता हूँ, जी, जी। क्योंकि उस समय यूपी बिहार में, क्योंकि जी। मैं भी यूपी से हूँ, तो हर कोई ये चाहता था डॉक्टर इंजीनियर या कोई ऐसा आईएएस, काम कर ले, आईएएस, आईएएस आईपीएस। आईपीएस या जी। कुछ ऐसा काम कर ले कि सरकारी नौकरी में तो कम से कम लग जाए, जिससे लाइफ थोड़ी सेटल हो जाए। तो वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि दिल्ली जब भेजते हैं एक माँ बाप, तो ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा कर ले मेरा बेटा कि आईएएस आईपीएस नहीं तो कम से कम एक अच्छी जी, सरकारी जी, जी। नौकरी मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पिताजी भी मेरे स्वर्गीय पिताजी भी चाहते थे कि मैं जैसा आपने कहा कि उस वहाँ एस्पिरेशन वही होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आईएएस और आईपीएस। मेरे फादर चूँकि बैंकर थे, तो उनको था कि डॉक्टर, इंजीनियर बने अच्छी बात है, लेकिन अगर बैंकर भी बन जाए, वो भी अच्छी बात है, आईएएस ऑफ़िसर बन गए तो क्या बात है, उस तरीके की चीज़ थी। तो वो एक प्रेशर तो था ही। और मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँगा। जब से मैंने दुनिया को समझा है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि बचपन से ही मुझे पता है मुझे फ़िल्म मेकर बनना है। क्योंकि हमारे रास्ते छोटे शहरों के लोगों के हाँ, हम लोग रास्ते इतना बड़ा सोच भी नहीं सोच पाते, नहीं हाँ। सकते और थोड़ी थोड़ी राह अलग होती। और मेरे डैड को अभी तक ये पता मतलब अभी तक एज़ इन जब तक मैंने अपनी पहली फ़िल्म के प्रीमियर पे उनको नहीं बुलाया जो आमिर थी, और जब उन्होंने नहीं देखा कि अच्छा ओके मैंने कुछ किया है, तब तक उनको ये बात पता नहीं थी। और फिर मैंने उनको बताया था। तो तब तक वही लगता था लोगों को, जैसा आप कह रहे थे कि अरे जब अगर सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। क्योंकि वो ये वर्ल्ड से अवेयर ही नहीं है। जो हम सब सुना करते थे वो जो फ़िल्मों में तभी सुना करते थे बम्बई, तो बम्बई ऐसे देखा करते थे हम लोग कि अरे इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, ये होती हैं, वहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री। सपनों का वाक़ई शहर था वो। हाँ, सपनों का शहर है। तो एक उनका अलग इम्प्रेशन था फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में। ऑफ़ कोर्स कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई जान नहीं थी, क्योंकि वो मनोरंजन का साधन है तो लोग उसे अ, करियर से एसोसिएट नहीं करते थे। उसे वो एक मनोरंजन से एसोसिएट करते थे। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मैं फिर बम्बई चला आया और मैंने किसी को नहीं बताया, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया। मेरे पास मुझे याद है 2 या ढाई हज़ार रुपए थे।
जो मैंने अपने जो मुझे महीने के भेजे जाते थे से, तो उसको लेके मैं फिर यहाँ आया और फिर यहाँ पे मैंने अपनी शुरुआती जर्नी शुरू की। अनुराग से पहले से जान पहचान थी दिल्ली से नहीं, ही? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। अनुराग को मैं यहाँ पे मिला था 1999 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1999 या 2000 में, 2000 में मैं मिला, 2000 में मिला उनको। तभी क्या था कि तभी उनकी भी कोई फ़िल्म बन नहीं रही थी। तभी वो भी उनकी 5 शायद उन्होंने शूट कर रखी थी, अटकी हुई बट थी वो वो। रिलीज़ नहीं हुई। तो उनकी भी कोई फ़िल्म बन नहीं रही थी, पर ये ज़रूर था कि जो जो काम उन्होंने मेरा देखा था, जो मैं जहाँ भी मैं काम कर रहा था, तो वो काफ़ी इम्प्रेस थे। जब उनकी फ़िल्म बनी ब्लैक फ्राइडे और उसके बाद नो स्मोकिंग, तो उन दोनों में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था उनकी फ़िल्मों में, और साथ-साथ मैं अपनी भी स्ट्रगल, अपनी भी राइटिंग करता रहता था, ताकि जब भी एक फ़िल्म हो जाए तो उस हिसाब से मैं जाके अपने आप को, अपनी फ़िल्म को पिच करूँ। शुरुआती जो स्ट्रगल है और अनुराग कश्यप तक मिलने तक वो क्या रहा, वो बताइए? देखिए, ये कहीं से भी यहाँ आना, और अगर आप छोटे शहर से हो, यहाँ आना ऑफ कोर्स एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और अ, जो एक यूथ भी का भी जो जोश होता है, वो मिलाकर, अब स्ट्रगल हर किसी के लिए होता है। मुझे ये भी लगता है कि हमारा फ़िल्म में स्ट्रगल होती है, तो मुझे ये मैं ये समझता हूँ कि हर फ़ील्ड में स्ट्रगल है। मैं आया वो 2500 लेकर, लेकिन एक राह बनाने के लिए आया, तो मुझे भी स्ट्रगल हुई, मुझे भी चीज़ें हुई, चाहे वो 2 वक़्त की रोटी के लिए हो, क्योंकि जब आप पहली बार आते हो, काम नहीं है आपके पास, क्योंकि आप सीखने आ रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपकी लिमिटेड बजट होती है। देन आपको डिसाइड करना है कि आप 3 वक़्त खाओगे या 2 वक़्त खाओगे, तो उस तरह के भी चॉइसेस होते हैं। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि वो चॉइस मेरा है, और मैंने वो स्ट्रगल भी सर पे रख कर ही इतना ही ऊँचा रखता हूँ, जितना, अगर व्हाटएवर लिमिटेड सक्सेस आई हैव गॉट, क्योंकि वो स्ट्रगल भी इतना कुछ आपको सिखा कर जाता है, इतना कुछ बता कर जाता है, चीज़ों को वैल्यू करने को बता कर जाता है। और अगर मैं देखूँ तो वो स्ट्रगल, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी शुरू से ही रही। मतलब अगर मैं छोटे शहर से बड़े शहर में आना, बड़े शहर से फिर फिल्मों बॉम्बे की आना, दुनिया ऐसी फिर कॉम्प्लेक्स दुनिया। फ़िल्मों की दुनिया, तो वो एक बार आप घर छोड़ दिया, एक बार आप फैमिली मेंबर्स की या अपने शहर की जो एक शेल्टर है, शेल है। शेल्टर है और शेल है, जो एक बार आप छोड़ देते हो, तो वो आपका स्ट्रगल फिर वहाँ से शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो इंतज़ार है। स्ट्रगल में भी, वो चैलेंजेस में भी जो इंतज़ार है, और ख़ासकर इस इंडस्ट्री में पहला ब्रेक मिलने तक वो इंतज़ार, और उसमें बहुत सारी ऐसी भी घटनाएँ होती हैं, ऐसे पल आते हैं जब आदमी टूट जाता है, हौसला टूटता है और लगता है कि क्या यही करने आए हैं और क्या छोड़-छाड़ के फिर कुछ और कर रहे हैं। जैसे आप तो बैंक में अच्छी नौकरी भी मिल सकती थी या दूसरे भी फ़ील्ड में। वो सब के बीच में ये जो इंतज़ार और ये जो बीच में ऐसे चैलेंजेस आते हैं, वो कोई पल बताइए आप मेरे को? जब आप यहाँ आते हैं तो आप एक जोश के साथ आते हैं, आप वो सपना लेकर आते हैं। वो सपना अ, बहुत बार आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, फिर क्यों नहीं हो रहा? अ, तो वो हमेशा से रहा है। जैसे मैं अगर अनुराग के जब मैंने हमने जब इस फ़ील्ड में शुरू किया, प्रोफ़ेशनली बता रहा हूँ, पर्सनली तो ख़ैर चलिए हर किसी की एक पर्सनल चॉइस होती है। बट प्रोफ़ेशनली मोमेंट होता है जो आपको कहीं न कहीं वो इंतज़ार, आपको ऐसा लगता है कि क्या आप में है, क्या आप में नहीं है। तो जब मैंने अनुराग को जॉइन किया, उसके बीच में भी काफ़ी टाइम तक हमारी फ़िल्में बन नहीं रही थी, अनुराग की भी फ़िल्म नहीं बन रही थी, और हमारा भी कुछ उस समय थोड़ा लल पीरियड चल रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे होगा क्या या करेंगे क्या? मेरे बाकी सब दोस्त थे, तभी टेलीविज़न बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। पैसे भी अच्छे थे। पैसे भी अच्छे थे, तो उस समय
आप सोचिए मेरे जो दोस्त थे वो कुछ तभी के समय में 50-50 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार रुपये महीने की नौकरी कर रहे थे, जो आज के ज़माने में अगर आप कंपेयर करें तो 3 से 4 लाख रुपए होंगे। तो वो और मैंने अपना एक फ़ोकस रखा था कि मुझे फ़िल्म बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी फ़िल्म बनानी है। और डायरेक्शन सोचा हुआ और डायरेक्शन सोचा हुआ था, राइटिंग एंड डायरेक्शन सोचा हुआ था। और मेरे आगे पीछे बहुत लोग पार्टियाँ करते थे तो कभी-कभी मुझे बुला लेते थे, तो मैं वो पार्टियों में भी नहीं जाता था क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल उठते थे, "अरे तुम क्या कर रहे हो? अब ऐसे ही बैठे हुए हो, पिक्चर का सपना, पिक्चर क्या बनेगी, नहीं बनेगी? आप एक अच्छी जॉब क्यों नहीं ले लेते? इतना देखो मैं ये कर रहा हूँ, वो ये।" तो वो काफ़ी और कहीं न कहीं आपको जब आप अकेले में वो सब बातें आपके सर में गूंजती थी तो आपको लगता था कि आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, क्या ये समय वापस आएगा, क्या ये मौके वापस आएंगे जो अभी आपको मिल रहे हैं या सूख जाएंगे, या पता चला आपने दुनिया की सबसे बड़ा ब्लंडर किया जब आपको चीज़ें मिल रही थी या जब आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही नौकरी मिल रही थी आपने नहीं की। तो वो सब बड़े ही ऐसे पल थे जो जो थोड़ा डराते भी थे, थोड़ा नर्वस भी करते थे। लेकिन न जाने क्यों मुझ में वो बात थी कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे करना है तो यही करना है और मैं करके रहूँगा। लेकिन ये पल ज़रूर आते थे और वो एट दैट स्टेज जो जिस स्टेज में मैं था तभी 22, 23, 24 साल के स्टेज में मुझे ऐसा लगता था, थोड़ा डर लगता था। पर मुझे रियलाइज़ बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं वो कर पाया क्योंकि वो समय मैंने देखा और वो समय में मैं उस तरफ नहीं गया। वो भी जो मेरे दोस्त हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी लाइफ में, बट एक अलग फील्ड में कर रहे हैं। सेम एंटरटेनमेंट में बट एक अलग ब्रांच में कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वो अगर उस समय मैंने ईज़ी वे आउट ले लिया होता या ऐसा कुछ कर लिया होता उस डर से और अपने पे भरोसा नहीं रखा होता तो प्रोबेबली मैं अपनी फ़िल्में नहीं बना पाता। तो वो जो समय है 3 से लेके 2000 करीब 4 या 5 का 6 का सॉरी, वो थोड़ा थोड़ा मुश्किल वाला। और इस दौरान ना इंडस्ट्री आपकी बहुत परीक्षा लेती है, तौलती भी बहुत आपको। जी, जी। आप वैसे अनुभव याद हैं कुछ आपको? जब आप अपनी स्टोरीज़ लेके या अपने देखिए, आइडियाज़ लेके मैं जाते थे? स्टोरीज़ जब आमिर बनाना चाहता था, जब मेरी पहली कहानी थी, तो ये मेरी चौथी स्क्रिप्ट थी। चौथी या 5वीं स्क्रिप्ट थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। नॉट दैट ऑल वेयर गुड, क्योंकि पहली बार जब आप लिखते हो तो आपको लगता है आपने बेस्ट लिखा है। दूसरी बार जब आप लिखते हो तो फिर आपको लगता है नहीं, पहला वाला ओके था। ऐसे करते-करते 3-4 स्क्रिप्ट्स आपको लग जाते हैं एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो जब मैंने पहली अपनी लिख ली, आमिर जब मुझे लगा ये अच्छी है, मुझे लेकर जानी चाहिए, तो मैं बहुत लोगों के पास गया। पर पहला प्रॉब्लम ये था कि वो सब्जेक्ट बड़ा अनकन्वेंशनल था। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो कि मैं न्यूकमर था। मुझे कोई जानता नहीं था, मैंने असिस्ट किया था फ़िल्मों में, वो भी दोनों फ़िल्में रिलीज़ नहीं हुई थी तब तक। नो स्मोकिंग थी और ब्लैक फ्राइडे थी, वो दोनों फ़िल्में रिलीज़ नहीं हुई थी। तो लोगों को ऐसा लग रहा था ये कहाँ से फ़िल्म बनाई। और मुझे याद है कि मैं प्रोड्यूसर कितने लोगों के पास गया, यहाँ तक कि मैंने जवेरी बाज़ार में एक ज्वेलर को भी नरेट किया वो स्क्रिप्ट, क्योंकि मुझे वो था कि मुझे ये फ़िल्म बनानी है, किसी भी तरीके से मुझे ये फ़िल्म वो बनानी है। जूलर तक कैसे पहुँचे और क्या? वो देखिए, उस समय जैसा मैंने कहा कि उस समय आपको आपकी फ़िल्म कोई भी बनाए, आपको ऐसा लगता है कोई मिलना चाहिए मेरी फ़िल्म बनाने के लिए। तभी आप नहीं सोच रहे हो कि सिर्फ़ प्रोड्यूसर हो, ये हो। आपकी फ़िल्म बनाने के लिए जो भी कहे कि मैं ये पैसे लगाने को तैयार हूँ, आपको लगता है कि मुझे उसके साथ काम करना है। नरेशन दिया उनको? जी, बिल्कुल दिया। इतनी सारी नरेशंस हुई कि मैं मतलब बता नहीं सकता। और वो जैसा जैसा मैंने कहा कि वो जोश होता है। अगर आज के दिन में कोई भी फ़िल्म मेकर अपनी फ़िल्म बनाना चाहे, मुझे लगता है अगर उसे कोई बोलेगा मैं आपकी फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, वो जाकर नरेट करेगा। उसी तरह के सिमिलरली मुझे जहाँ-जहाँ भी लगा कि मुझे जाना चाहिए, मैंने जाके नरेशन नहीं, वो जूलर ने क्या बोला जब आपने नरेशन किया तो? जूलर ने मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने बस देखा और उन्होंने कहा कि हाँ, अच्छी है। उन्होंने बोला अच्छी है, बट उसके बाद फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनका। तो मुझे बाद में लगा शायद
उनको फिल्म ही ना बनानी हो। बहुत बार लोग होता है, लोगों के भी अलग अलग शौक होते हैं, उनको लगता है वो चीज़ कर लेंगे या करना चाहते हैं पर नहीं करना चाहते अल्टीमेटली। और इंडस्ट्री भी उस समय उसके लिए तैयार नहीं थी। आपने ट्रेंड सेट किया कि एक ऐसी कहानी बहुत छोटे बजट में, जी मुझे जहाँ तक याद है जी 1,75 लाख के जी आसपास जी में जी आपने जी, बना दी बिल्कुल थी। बिल्कुल एकदम करेक्ट फिगर। और राजीव उस समय टीवी से निकल कर आए थे, कोई हीरोइन नहीं है, कोई वैसे गाने नहीं हैं, एकदम उस समय की जो हवा चल रही थी उसके विपरीत था वो। तो इंडस्ट्री के लोग ये नहीं बोलते थे कि बड़ा कोई स्टार ले लो और इसको थोड़ा कहानी में कुछ ये चेंज कर दो, इसमें कुछ गाने डाल दो, कुछ हीरोइन मटेरियल डाल दो, कुछ ये सब चीज़ें? बोलते तो थे कि अरे कोई बड़ा एक्टर ले लो, ये कौन है एक्टर, तो मैंने कहा एक्टर तो ऐसे हैं, तो नहीं कोई बड़ा ले लो। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता था कि ये पहली तो ये सब्जेक्ट को कोई किसी बड़े एक्टर को की ज़रूरत ही नहीं है। उससे भी ज़रूरी बड़ी बात कि वो कोई बड़ा एक्टर मेरे साथ क्यों काम करेगा, मैं तो न्यूकमर हूँ। और इस तरह के अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट को क्यों, अगर किसी को पसंद भी आ जाती है तो इस तरह के अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट को क्यों करेगा वो। तो वो सजेशंस आते थे, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे मुझे भी पता था, कहीं न कहीं उनको भी पता था कि ये इस तरीके से तो बन नहीं सकती। अगर बनेगी तो वो इसी फॉर्मेट में बनेगी, और क्योंकि ये डायरेक्टर हैं तो यही बनाएँगे। तो सजेशंस आते थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था, एंड फिर अल्टीमेटली जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। नाउ व्हेन वी लुक बैक। विकास बहल से, यूटीवी के विकास बहल से जी फिर आपकी मुलाकात हुई। जी जी। फिर आगे की कहानी कैसे आगे बढ़ी? विकास बहल से मेरी मुलाकात हुई, हमारे एक कॉमन फ्रेंड थे बाबुल, बाबुल करके, वो उनको जानते थे और वो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे, बाबुल जो थे। तो तभी यूटीवी जो कंपनी थी, उन्होंने एक अपना इंडिपेंडेंट आर्म शुरू किया था, यूटीवी स्पॉट बॉय। तो विकास बहल जो हैं वो उसको हेड करते थे। तो हमारी एक मीटिंग हुई और वो JW मैरियट जो जुहू में है वहाँ पे हुई, वहाँ के कॉफ़ी शॉप में हुई। और वहाँ पे मैंने उनको, उनके BBC करके कॉफ़ी शॉप है उनकी, वहाँ पे हम मेरी नरेशन हुई, पूरी फ़िल्म की नरेशन हुई। और मैंने उनको नरेट किया, और उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, जैसे ही मैंने नरेशन ख़त्म किया, उन्होंने उसी समय कहा कि मैं ये फ़िल्म बना रहा हूँ। तो उसके बाद से वो जर्नी शुरू हुई उस फ़िल्म की। और फिर काफ़ी सारे नरेशन हुए यूटीवी में। कुछ लोगों को भरोसा था फ़िल्म पे, कुछ लोगों को नहीं था। पर विकास जो हैं वो इस फ़िल्म को बनाना चाहते थे, और उन्होंने हमने साथ में मिलके ये फ़िल्म बनाई। ये फ़िल्म सिर्फ़ उनकी ही पहली फ़िल्म नहीं थी। एज़ अ प्रोड्यूसर उनकी पहली फ़िल्म थी, एज़ अ डायरेक्टर मेरी पहली फ़िल्म थी, एज़ अ राइटर मेरी पहली फ़िल्म थी, अमित त्रिवेदी की पहली फ़िल्म थी, अमिताभ भट्टाचार्य जो लिरिसिस्ट हैं उनकी पहली फ़िल्म कमाल थी, के एंसेंबल लोग थे। राजीव राजीव डेब्यू कर राजीव रहे थे खंडेलवाल की फिल्मों में। डेब्यू थी, जो कैमरामैन हैं उनकी डेब्यू थी। सो मतलब अनगिनत लोगों की डेब्यू थी। एंड बहुत प्यार से हमने वो फ़िल्म बनाई, जो करीब 22 दिन में हमने शूट की थी, और जो दिन दिन में शूट किया पूरा। दिन दिन में शूट किया, क्योंकि वो कहानी ही थी, अगर आपने देखी हो तो, सुबह से लेके शाम तक की। तो डे में ही शूट करनी पड़ती थी। एक दो सीन्स थे जो नाइट के थे, जो हमने इंटीरियर के थे, जो हमने नाइट में किए। बाकी पूरी शूटिंग 7 से लेके 5 बजे के बीच में, कुछ 22 दिन 22 की दिन की थी, शूटिंग। हाँ। तो कास्टिंग कैसे हुई? अब ज़हन में राजीव थे या नहीं, फिर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी बिल्कुल नहीं। बड़े एक्टर से भी बात हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, राजीव नहीं थे। हम जब ये फ़िल्म को, पहले तो फ़िल्म की जर्नी शुरू होती है प्रोड्यूसर से, तो जब मैं प्रोड्यूसर खोज रहा था, तो जिनका मैंने नाम लिया, बाबुल, वो राजीव खंडेलवाल और वो दोस्त थे। उन्होंने पहले कहीं काम किया होगा। तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट राजीव खंडेलवाल को दी थी। मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने उसे दी है स्क्रिप्ट। और शायद राजीव कहीं जा रहे थे या आ रहे थे बम्बई, और उन्होंने फ़्लाइट में 1 घंटे में या 2 घंटे में पढ़ ली। और उनको इतनी अच्छी लगी स्क्रिप्ट कि उन्होंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मुझे राज से मिलना है। और मैं उतना टेलीविज़न देखता नहीं था, तो मुझे इस बात का, मैं इग्नोरेंट था कि
कि वो इतने बड़े स्टार हैं टेलीविज़न के। मुझे उस बात का पता तब चला जब हम लोग रोड पे शूट करते रेश थे। था या राजीव, मैं तो उसके किरदार का सुजल नाम यस, को भी जानता हूँ। यस, यस। तो मुझे वो पता चला जब हम लोग शूटिंग किया करते थे स्ट्रीट्स पे, और जब उनकी फॉलोइंग थी, स्पेशली फीमेल फॉलोइंग काफ़ी थी उनकी, तो हम लोग शूट किया करते थे और उस समय वो वहाँ पे काफ़ी भीड़ लग जाती थी जब लोगों को पता चलता था कि राजीव खंडेलवाल हैं। तभी मुझे पता चला कि वो कितने बड़े ये हैं, स्टार हैं। तो इस तरह से उनकी कास्टिंग हुई। जी, गजराज राव, गज्जू भाई। मेरे ख्याल से ब्लैक फ्राइडे से आपका हाँ, तो हाँ जी, ब्लैक फ्राइडे में मैंने उनके साथ काम किया था, तो मुझे ऑफ कोर्स आई रियली रियली लव्ड हिम एज एन एक्टर। और उनका बर्ताव भी काफ़ी अच्छा था, अच्छा है हमेशा से। तो मुझे ऐसा लगा कि सिंस मैं न्यूकमर हूँ, हो सकता है वो ये किरदार कर लें। तो उसके बाद मैं, जब स्क्रिप्ट रेडी हुई, जब कास्टिंग हो गई राजीव की, तब मैं उनके पास गया और उनको स्क्रिप्ट पढ़ाई। ही लव्ड द स्क्रिप्ट और अपने पात्र को भी ही रियली रियली लव, एंड वहाँ से फिर उन्होंने हाँ कहा और फिर जर्नी शुरू हुई। अच्छा, पहली फिल्म में चैलेंजेस क्या आए आपको? आज जो पहली फिल्म में, देखिए, फिल्म शूट करना तो एक अलग चैलेंज है, जो कि इट्स अ चैलेंज दैट यू लव। कम रिसोर्सेज में हाँ, हाँ, तो दिन वो में शूट कर रहे हैं ये करेक्ट, सब। वो सब चैलेंजेस फिर भी अच्छे चैलेंजेस हैं। चैलेंज जो डिफ़िकल्ट होते हैं वो ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट लिखना, प्रोड्यूसर खोजना, और किसी को ये भरोसा दिलाना कि आप 2-3 करोड़ जो भी मार्केटिंग के बाद आप लगाओगे, इट विल बी वर्थ ऑन मी। तो वो एक डिफ़िकल्ट जर्नी होती है। शूटिंग करते समय ऑफ कोर्स शूटिंग के अपने स्ट्रगल्स हैं या अपनी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन वो कठिनाइयाँ ऐसी होती हैं कि आपको पता है कि ये यू हैव टू गो थ्रू इट, वो पार्ट एंड पार्सल है फिल्म बनाने का। तो जो ये फिल्म जैसे आमिर थी, उसमें मुझे पता था फिजिकली इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फिल्म, क्योंकि आप रोड में हो, और जितनी भी आपने लोकेशन देखे सारे लोकेशन रियल, एक भी सेट नहीं था। तो उस तरह के चैलेंजेस, एंड हाउ छोटी क्रू है, समय कम है, आपके पास बजट कम है, आपको उसी बजट में करना है, उसी दिन में करना है, उसी समय में करना है, हाउ कैसे आप करोगे, वो सारे चैलेंजेस होते हैं। कोई मेमोरेबल मोमेंट है वहाँ से, सेट से, जो अभी भी यादों के झरोखे से याद आ रहा हो? देखिए, बहुत सारे, पर जैसा अभी कुछ दिनों पहले ही कोई मुझे पूछ रहा था कि आपके सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट क्या है, तो कहीं ना कहीं जब आप पहली अपनी फिल्म बनाते हैं, तो जब आप पहली बार ओके बोलते हैं किसी शॉट को या किसी सीन में किसी शॉट को, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे एक इमोशनल मोमेंट हो जाता है, और वो अटैच रहता है हमेशा, क्योंकि वो पहली बार आपने एक्शन बोला और ओके बोला, और वो पहला मोमेंट था जब आप एक डायरेक्टर के रूप में आपने अपनी पहचान मैं बनाई अभी या फील कर पा रहा हूँ, हाँ, तो गूज बम्स आ रहे हैं जब जी, आप वो बात कर जी, रहे हो। तो वो एक इमोशनल मोमेंट हमेशा रहता है। बाकी भी मोमेंट्स आते हैं फिल्म में। वो फिल्म इतनी विविड है, आज भी लोग याद करते हैं उस फिल्म को, मुझे फ़ोन करते हैं, और इतने सारे मोमेंट्स हैं उस फिल्म में। जैसे वो एक जगह है जहाँ पे राजीव आते हैं और वहाँ लोग उसकी वो बैग सूटकेस है अंदर, और वो डंडा उठा के उनको मारते हैं, और वो वहाँ रो रहे हैं, और ऐसे करके पकड़ा हुआ है उन्होंने। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो हमेशा याद रहते हैं। पर इमोशनल पर्सनल मोमेंट तो ये है, क्योंकि इससे पहली बार मुझे ऐसा लगा कि इतने सालों से जिस चीज़ की जद्दोजहद थी, उसका कहीं ना कहीं ये पहला या मोमेंट। आप ज़्यादा इमोशंस शो नहीं करते खुद में? कभी ऐसा होता है कि जब क्यों क्योंकि हम लोग जो छोटे शहर के लोग हैं ना, हमारी खुशी, हमारे दुख, सब चीज़ में कुछ ना कुछ एक इमोशनल हमारा मोमेंट निकल के आता है, वो भले हमारे अकेले के साथ हो, लोनलीनेस में हो या जैसा भी हो। नहीं, लोनलीनेस में तो आता ही है।
और जैसा मैंने कहा था, ये पहली जब आप बोल रहे थे कि हम लोग छोटे शहर से हैं, तो जब पहली फ़िल्म सक्सेसफुल हो गई या फ़िल्म का प्रीमियर था और सक्सेस हो गया, तो मेरे पेरेंट्स भी उस पे, पहले ज़माने में प्रीमियर्स बहुत हुआ करते थे, हर फ़िल्म का प्रीमियर होता माहौल था, अलग होता था। माहौल अलग होता था, तो मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे। तो वो बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था जब प्रीमियर में उन्होंने देखा, लोगों से मिले, तो उन्हें भी, क्योंकि छोटे शहर से हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं और होता क्या है। तो जब उन्होंने वो उन्होंने देखा, जब उनको लोगों से मिले, लोगों ने जब समझाया, जब बताया, जब लोगों ने मेरी तारीफ़ की, तो उन्हें भी लगा कि नहीं, इन्होंने कुछ किया है। तो वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था। फ़िल्म का सक्सेस हो जाना, प्रोड्यूसर्स का कमाना, मुझे तारीफ़ें मिलना, ये तो बहुत बहुत ही अच्छी बात थी और कहीं न कहीं इमोशनल था। लेकिन वो जो इमोशन जो पेरेंट्स के साथ आप पहली बार अपनी फ़िल्म देखते हैं, पेरेंट्स को पीपल वॉक अप टू योर पेरेंट्स एंड से दैट हाँ, आपके बेटे ने या बेटी ने कमाल काम किया है, बच्चे ने कमाल काम किया है, तो एक बड़ा ही बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जो क्वांटिफाई नहीं कर सकते। और जैसा आपने कहा, अकेले में तो आदमी अब मिरर में देख के तो सोचता ही है कि कर दिया मैंने, एक इमोशनल यार जर्नी भी है। हम हमारे जो पिताजी लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट या वो होते नहीं है नहीं, इमोशंस को लेके। नहीं। और ज़्यादातर हमें कोशिश करते हैं कि ज़मीन से ही दबे रहें, जुड़े रहें। जी। उस समय जब उनकी जो अनुभूति थी, उन्होंने कुछ शब्दों में आपको बयां किया? नहीं, बिल्कुल कि उन्होंने, जैसा कि आपने कहा कि पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली फादर छोटे शहरों के, वो अपना इमोशन दिखाते ही नहीं। वो, पर फिर भी ये है कि उनके कम इमोशन में भी आपको वो इमोशन पता चल जाता है। तो उन्होंने भी, जब सब कुछ होने के बाद, उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं, आपने अच्छा काम किया है, बहुत लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और अच्छा किया है आपने काम। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। कहीं न कहीं उनको भी लगा कि नहीं, इन्होंने मेहनत की है, इतने सालों से जो इन्होंने किया वो अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की और फ़िल्म की भी तारीफ़ की, मेरी भी तारीफ़ की। ऑफ़ कोर्स उसके बाद जो होता है वो बजट पूछने लगे, फिर कहाँ शूट किया वो पूछने लगे। ऑफ़ कोर्स बैंक में थे तो वो हाँ, क्यूरियोसिटी के लेवल पे। फाइनेंशियल वो सब चीज़ें भी। जी, जी, जी। ये फाइनेंशियल चीज़ों से मेरे को ध्यान आया, पहली फ़िल्म तक वो जो मुंबई आने से लेके फाइनेंशियल चीज़ें जो थी, वो कैसे मैनेज कर रहे थे आप? अ, बीच में मैं कभी पहले तो मैं इंटर्न के रूप में मैंने काम करना शुरू किया। फिर अनुराग के साथ थोड़े समय तक किया, बट अनुराग का भी काम शुरू होता था, फिर रुक जाता था। और फिर वो ऐसा कोई लेविश बजट वाली चीज़ें नहीं हाँ, थी? हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बेचारे ट्राई करते थे, हमेशा से उन्होंने कोशिश करते रहते थे फ़िल्म बनाने की। उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन देते रहते थे हम लोगों को, चाहे उनका काम हो ना हो, हम लोगों को प्रोत्साहन देते रहते थे। उस दौरान मैंने कुछ-कुछ चीज़ें भी लिखी, जो मेरे एक दोस्त हैं, जो पुराने दोस्त हैं, रितेश शाह, जो राइटर भी हैं, हाँ। तो वो मेरे बड़े बड़े करीबी दोस्त हैं, तो वो तभी टेलीविज़न भी लिखा करते थे। तो जब मेरे पास काम नहीं होता था, तो वो, और वो काफ़ी टेलीविज़न में काफ़ी नोन नेम थे उस समय। अ, तो वो मुझे कुछ ऐसी चीज़ लिखने को दे देते थे जिसमें मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे। तो वो पैसे फिर मुझे 6 महीने, अगले 6 महीने, फिर मैंने कुछ और कर लिया तो अगले 6 महीने। तो उस हिसाब से जस्ट टू कीप माई सेल्फ अफ्लोट, कि वही वो जो मैं काम कर रहा था, उसी ने मुझे हिम्मत दी। जो फ्रीलांस काम जैसे बोलते हैं, बहुत बार क्या होता था कि मेरे एक जान पहचान के एक प्रोड्यूसर भी थे, वो भी मुझे कुछ क्रिएटिव नहीं होता था, बट कुछ प्रोडक्शन साइड का काम करवा लेते थे, क्योंकि उनको भी मैं बोलता था कि मेरे पास काम नहीं है, कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वो काम करवा के वो फिर मुझे सपोर्ट कर देते थे। तो उस दौरान जो मैंने आपको बात बताई कि मेरे दोस्त यार सब जॉब कर रहे थे और मैं नहीं कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, तो तभी ये चल रहा था। तो उस समय इन सब चीज़ों से सपोर्ट हुआ। कहीं-कहीं मैंने घोस्ट राइटिंग कर ली। डायलॉग लिखनी होती थी, तो
अगर आपको याद हो तो सीरियल बहुत चला करते थे, तो कहीं किन्हीं के पास टाइम नहीं है तो उन्होंने मुझे लिखने को दे दी, तो मैं घोस्ट राइटिंग करके मैं अपना पैसे आ जाते थे खींच कुछ। नहीं होती थी कि मैं नाम नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, उस समय तो मुझे ये लगता था कि मैं आई वॉज थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे एटलीस्ट मेरा घर का खर्चा चल रहा है, मैं एटलीस्ट मैं स्ट्रगल कर पा रहा हूँ फिल्म के लिए। तो वो एक बड़ा ध्येय इम्पोर्टेंट था, छोटे हाँ उसमें हाँ नहीं। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो उसी ने अफ्लोट रखा। अच्छे लोगों की कमी नहीं है लगता है मुंबई में, नहीं ना? बिल्कुल कमी नहीं है, मतलब लोग मदद करते हैं, लोग अगर उनको लगता है कि आदमी में टैलेंट है तो उसकी हेल्प करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लेखनी तो आपने बताया कि शौक के तौर पे शुरू हुआ और समझ में आया कि उसमें आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स एक विधा है और कैप्टन ऑफ द शिप होता है डायरेक्टर। मैं फिल्म को मानता हूँ कि वो डायरेक्टर्स मीडियम है। लोग जो पर्दे पे देख रहे हैं उसमें एक्टर और 50 चीज़ें दिखती हैं, लेकिन एक डायरेक्टर के बिना फिल्म बन ही नहीं सकती। उसका विजन होता है, उसकी सोच होती है और वो जो हम देख रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचाता है। वो आपने कैसे सोचा इतना कॉम्प्लेक्स जो एक विधा है उसको करना है? नहीं, आप सही हैं कि फिल्म इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक मेरा रुझान था, ये नेचुरली हुआ और काम करते करते हो गया। ये बहुत बड़ा सपना है। अ, कोई एक टाइम पिन पॉइंट नहीं कर सकता मैं, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस पिन पॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे लिखते हैं, अगर आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एक विजुअलाइजेशन हो जाती है उस सीन की या उस सिचुएशन की। तो मुझे लगता है लिखते लिखते मुझे जो मेरे दिमाग में जो पिक्चर होते थी चीज़ों की, चाहे अगर दो पात्र एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या अगर किसी कमरे में कोई बैठा है और कोई आया और क्या बातें होंगी, तो वो सब जब लिखते लिखते मैं इमेजिन भी कर लेता था। तो नेचुरली इन माय हेड, इन मेरे दिमाग में वो सीन बन चुका है। तो वो लिखते लिखते जब तक फिल्म पिक्चर ख़त्म हुई या जब तक कहानी ख़त्म हुई, तब तक मुझे पता है कि विजुअली वो किस तरीके से वो कहानी कहाँ जाएगी, या एक विजुअल पिक्चर है उस कहानी का। फिर असिस्ट करते करते मैंने कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया था कि ये जो टेक्निकलिटीज़ ऑफ डायरेक्शन क्या है। क्राफ्ट वाइज ऑफ कोर्स जब राइटिंग से करते वक्त मुझे राइटिंग के क्राफ्ट को एज वेल एज कहीं ना कहीं बिकॉज एक विजुअल सेंस आ जाता था लिखते लिखते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ, ये सीन जो है वो इस तरीके से प्ले आउट होगा। तो एक फेमिलियरिटी हो गई थी सिचुएशन से, फिर असिस्ट करते हुए टेक्निकलिटीज से हो गई। फिर क्योंकि स्क्रिप्ट अपने पास था तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो है ये तो मैं देख रहा हूँ, ये मैंने लिखी और ये मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन क्या कहाँ आएगा, कैसे बात करेगा, क्या करेगा। तो वहाँ से मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि ओके, टेक्निकल बिट ये है और ये मेरी स्क्रिप्ट है, विजुअल बिट ये है, अब आई शुड मेक दिस। वेदर सक्सेसफुल होऊंगा, वेदर किस तरीके की बनेगी, वो मैंने सोचा नहीं, लेकिन मैंने इतना सोचा कि इसका विजुअल सेंस मुझे पता है, ये चीज़ मुझे पता है कि मुझे इस तरीके का विजुअल इसमें देखना है, टेक्निकल मुझे प्राप्त पता है। तो वो दोनों चीज़ को मिला के एक क्राफ्ट ऑफ डायरेक्शन जो है वो एटलीस्ट समझ में आया। पर एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन इज ऑल्सो अबाउट एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन था वो तो जब मैं पहली बार जब शूट करनी शुरू की तो वहाँ से, हाँ, फिर वो द क्राफ्ट एंड द टेक्निकलिटी ऑफ प्योर एग्जीक्यूशन वहाँ से समझ में आई। जी। और सेकंड फिल्म जब आपने बनाई नो वन किल जेसिका, वो भी ट्रेंड सेटर थी उस समय। फीमेल लेड फिल्म बनाना, वो भी ऐसी सब्जेक्ट पे जिसको लोग डॉक्यूमेंट्री में कन्वर्ट कर सकते थे। एंटरटेनमेंट
उसमें उस तरीके से नहीं हो सकता था। तो उस समय जब आप ये फ़िल्म लेकर, उसके नरेशन को लेकर और प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे, एक्टर्स के पास, तब कैसा रिसेप्शन था? तब भी चैलेंजेस आए होंगे? देखिए, चैलेंजेस हर फ़िल्म में होती है। उस फ़िल्म में लकीली प्रोड्यूसर और मैं साथ में थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फ़िल्म की थी आमिर, उसके भी प्रोड्यूसर यूटीवी थी। तो हमने की थी आमिर एंड इट वाज़ अ सक्सेस क्रिटिकली, कमर्शियली। तो हम दूसरी फ़िल्म भी साथ में करना चाहते थे। तभी वो होता था कि जो भी आपकी पहली फ़िल्म बना रहा हो, वो आपको 2 फ़िल्म के लिए साइन करता था। तो मेरी भी कॉन्ट्रैक्ट 2 फ़िल्म की थी। तो हमने डिसाइड किया कि इस सब्जेक्ट पे हम फ़िल्म बनाएँगे। और आप सही हैं कि बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि वो 2 फीमेल इट इट वाज़ अ फीमेल ओरिएंटेड फ़िल्म। 2 फीमेल्स थी फ़िल्म में। उस समय लोगों को ऐसा लगता था कि फ़िल्म नहीं चलेगी। फीमेल ओरिएंटेड फ़िल्म कौन देखता है? लेकिन मेरा नज़रिया बिल्कुल अलग था। मेरा नज़रिया ये था कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक फीमेल्स के साथ बना रहा हूँ, या मैं फीमेल ओरिएंटेड फ़िल्म बना रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि ये 2 मेरी फ़िल्म के हीरोज़ हैं, मतलब प्रोटैगनिस्ट हैं। और चाहे वो मेल हो सकते हैं, चाहे वो फीमेल हो सकते हैं, एंड उनको लेकर मैंने स्क्रिप्ट आगे बढ़ाई, लिखी और उस स्क्रिप्ट को शूट किया। तो मेरा थॉट प्रोसेस वो था उस फ़िल्म के रिलेटेड। ऑल्सो, जैसा आपने कहा कि वो फ़िल्म इतनी डॉक्यूमेंटेड थी, बिकॉज़ वो फ़िल्म एक ट्रेजेडी से आ रही थी, और वो एक और ट्रेजिक, पब्लिक आई में बहुत कुछ हाँ, था उसके बारे करेक्ट, में। और पब्लिक आई में भी था, और प्लस एक बड़ा ही ट्रेजिक इंसिडेंट था। अ, तो उसको फ़िल्म फ़ॉर्मेट में किस तरीके से उसको पिरोया जाए, वो एक चैलेंज था। पहले जब मैं इसके रिसर्च के दौरान मैं सबरीना जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे भी मैं मिला था, बाकी लोगों से भी मैं मिला था। अ, तो रिसर्च ख़त्म होने के बाद मुझे थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया। मुझे ऐसा लगा कि ये पता नहीं ये फ़िल्म मैं लिख पाऊँगा या नहीं। बस शूट करने की बात तो दूर है। मुझे ये लगा पता नहीं मैं ये फ़िल्म लिख पाऊँगा, नहीं लिख पाऊँगा। तो मैंने सोचा चलो लिख तो लेते हैं, अगर ख़राब लिखी जाएगी तो दुनिया को पता नहीं चलेगा, क्योंकि राइटिंग की सबसे अच्छी बात है, इट्स अ लोनली प्रोसेस। तो मैंने जब पहला 10 पेज या 14 पेज थे शायद, जब मैंने फिनिश की और जिस हिसाब से वो नैरेटिव निकल कर आई, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया। और फिर मुझे एक जो लॉन्च पैड जो इसको बोलते हैं, उस स्क्रिप्ट को फिनिश करने का, वो मिला। और जब वो स्क्रिप्ट फिनिश हुई और जब मैंने लोगों को सुनाई, तो एवरीबडी वाज ब्लोन बाय इट। और तब हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब इट इज़ इन अ पोजीशन टू दूसरों के पास, एक्टर्स के पास लेके जाने के लिए। विद्या और रानी तो उस थी, समय मतलब हिट फिल्मों, या उनका बैक टू या बैक हिट फिल्म दे चुकी या थी। या कितना आसान या कितना मुश्किल रहा, और जब पहली बार क्या उन्हीं दोनों के बारे में ही सोचा जी था? जी जी जी। और पहली बार जब नरेशन दिया तो कैसा वो था माहौल? विद्या को मैंने पहले नरेशन दिया था। तो विद्या वाज द फर्स्ट एक्टर अमंग्स देम जिनको कास्ट किया था। तो उनको नरेशन सुनाया, वो तभी मुझे जहाँ तक याद है वो चेंबूर में रहती थी तभी। तो उनके घर मैं गया था और उनको नरेशन सुनाई थी, और उनको बहुत अच्छी लगी थी। तो उन्होंने उसी समय ओके कहा था। तो वो तो हाफ बैटल था, क्योंकि अब जो दूसरी मेन कैरेक्टर थी, जो रानी ने जो प्ले किया था, तो फिर रानी जी को सुनाई हमने, और उनको भी अच्छी लगी। और फिर साथ में मिलके फिर हमने कैरेक्टर के बारे में बात की, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और फिर वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। और उस फिल्म की जर्नी, उन दोनों के बगैर वो फिल्म उस तरीके की नहीं होती जैसी हुई। दिखा सकते हैं। ये ट्रेंड सेटर था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब वो फिल्म में उसकी राइटिंग, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं पहले, मुझे भरोसा नहीं था मैं लिख पाऊँगा, क्योंकि मुझे याद है मैं सबरीना जी के साथ कुछ 15 दिन तक मैं और मेरी असिस्टेंट हुआ करती थी, जो अभी फ़िल्म मेकर हैं, अनुभूति कश्यप, अनुराग कश्यप की सिस्टर। तो हम लोग
करीब 10 से 15 दिन हम लोग सबरीना जी के साथ हमने रिसर्च में किया था। उनके साथ बैठ के कहानियाँ सुनते थे या बातें करते थे, बाकी लोगों से मिले, बाकी लोगों से बातें की। तो रिसर्च ही इतना कुछ हो गया था, प्लस जो जैसा कि आपने कहा कि इतनी सारी चीज़ें थी पब्लिक डोमेन में आ, कि वो बहुत ही ओवरवेलमिंग था। तो मैं जब मैं ये रिसर्च होने के बाद मुझे सबसे पहले जो लगा वो ये लगा कि मैं 1 महीने का ब्रेक लेना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी सब्जेक्ट से टू क्लोज हो जाते हो तो शायद आपका भी एक पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं कलर्ड हो जाता है। इट्स नेचुरल थिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक निष्पक्ष तरीके से कहानी को बोलने के लिए ऑफ कोर्स एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा उस कहानी में, लेकिन मुझे एक थोड़ा ब्रेक चाहिए सो दैट मैं उसको एक अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से लिख सकूं। और फिर मैंने 1 महीने के ब्रेक के बाद उसको लिखना शुरू किया। और जब जैसा मैंने कहा, जब वो 14 पेज ओपनिंग जो मैंने ख़त्म की, ओपनिंग का जो वॉइस ओवर था, और मेरे लिए वो बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी फिल्म में कि फ़िल्म ओपन कैसे होती है। तो वो जब मैंने ख़त्म की तब मुझे लगा कि ये एक फ़िल्म ये अच्छे डायरेक्शन में जा रही है और इसको मैं अब अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। ऑफ कोर्स जब फिनिश हुई तो बहुत बार जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी वो सीन्स याद आ जाते थे। उसमें मुझे भी हंसी आती थी कहीं कहीं, जो एक सरकेज़म है, जो ह्यूमर है, जो एक ट्रेजेडी में भी जो ह्यूमर आता है। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कुछ ह्यूमर करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ऐसी कोई बात थी नहीं उसमें कि वो ह्यूमर सिचुएशन लाया जाए। अ, तो तो उसकी राइटिंग में ही वो नेचुरली आती गई और लोग रिएक्ट करते गए। मैं लिखते वक्त रिएक्ट किया, सुनते वक्त जब आप खुद लिखते हो तो खुद भी डायलॉग सुनते हो अपना, ये देखने के लिए कि टोनैलिटी क्या है। तो उस समय वो सारा ह्यूमर निकल के आता था। जी। बैक टू बैक दूसरी फिल्म हिट, मैं तो ये कहूँगा कॉमर्शियली सक्सेस हर तरीके से। कैसा उस समय का फीडबैक था और कॉम्प्लीमेंट्स जो मिले होंगे वो क्या था? देखिए, बहुत ही बेहतरीन, मतलब मैं रिलीज से पहले की बात बताता हूँ आपको, क्योंकि जैसा ये दो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म पूरी इंडस्ट्री ने, सब ने ये नकार कह दिया दिया होगा। था कि एक छाप लगा दी थी कि ये है, इस तरह की फिल्में चलती नहीं हैं। और हमारी फिल्म रिलीज हो रही थी 7 जनवरी जनवरी में को। रिलीज हो रही थी, उस समय हाँ, खराब पीरियड माना जाता हाँ, जो कि माना जाता है सबसे खराब पीरियड है। तो ये था कि लीथल कॉम्बिनेशन है, 7 तारीख को पिक्चर रिलीज है जनवरी को, और फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। कोई रोमांस नहीं तो है, कोई कुछ नहीं हीरो है, नहीं तो है, हाँ, तो वैसे कोई गाने नहीं है। वो चलेगी नहीं। लेकिन उसमें हमारा हमारा ट्रेलर बड़ा ही पॉपुलर था, जिसमें वो डायलॉग भी है कि मैं छत पे था, छत पे था, अरे छत पे कब तक रहेगा, नीचे आ जा। तो लोगों को क्यूरियोसिटी थी, लेकिन एज ट्रेड, एज एन इंडस्ट्री, एक थोड़ा डर भी था लोगों को। और कुछ लोगों ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था, डेड बिफोर अराइवल कर दिया था। पर जब आई तो बहुत ही प्यार मिला, चाहे क्रिटिक्स हो, ऑडियंस हो। पीपल लव्ड द फिल्म और बहुत बड़ी सक्सेस भी रही। आपने जो बजट में फिल्म बनी थी और जो फिल्म ने कमाया, तो एक और उससे भी ज़रूरी बात, इस फिल्म ने बहुत सारी फिल्में जो रिलीज़ नहीं हो रही थी, या जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म, मैं उसी पे आ रहा था। जो हाँ, जो ये लोगों को, दूसरी बार आपने ट्रेंड सेट किया था, हाँ, पहली बार आमिर में, करेक्ट, उसके बाद ये कि जी, आपने फीमेल लेड फिल्में और बहुत सारे, फिर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मेकर्स के लिए रास्ता खोला बहुत, कि वो हीरोइन लेड फिल्में, फीमेल लेड फिल्में भी बना या सकते हैं। बहुत तो वो मुझे उस बात की खुशी है कि वो भी एक रास्ता खुला, लोगों के लिए खुला, हमारे लिए खुला। और बहुत ही अच्छा हुआ इंडस्ट्री के लिए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये फिल्म ने काफ़ी वो रास्ते खोले, सक्सेस भी हुई, वो रास्ते भी खुले, और मेरे लिए भी रास्ते खुले। और जब कुछ आपकी बैक टू बैक सक्सेस होती है तो ऑफ कोर्स यू आर हैप्पी अबाउट इट।
उस समय कोई ऐसा स्टार या किसी बड़े मेकर ने मैसेज किया हो या कॉल करके बोला? आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है मेरी मुलाकात उसी समय अमिताभ बच्चन साहब से हुई थी, जो जब वो फिल्म देखने आए थे, और मैंने उनको जाके जब उनके पैर छुए, और उन्होंने जब मुझे बधाइयाँ दी, तो बहुत महानायक हैं और बचपन से हम उनकी फिल्में हम देखते आ सबके रहे तो हैं, वही हम हीरो सब थे, जी। हम उनको ही देखते हाँ, थे, सो मिथुन और अमिताभ जी, बच्चन। जी, जी, तो वो एक मोमेंट बड़ा ही फॉन्ड है। ऑफ कोर्स वो मुझे फ़िल्म के थ्रू ही जानते थे, क्योंकि उनको किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये डायरेक्टर हैं इस फ़िल्म के, तो उन्होंने बड़ी बधाइयाँ दी और ऑल द बेस्ट कहा। मेरे लिए तो यही बड़ी बात थी कि मैं उनसे मिला, और मेरी दूसरी फ़िल्म थी और मैं उनसे मिला और वो बधाइयाँ दे रहे थे, तो दैट इज़ अ फॉन्ड मोमेंट। इंडस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि आप बाहर से आए हुए हो और सेल कर रहे थे सक्सेस पर। तो कहीं न कहीं जैसे वो बैक टू बैक पहली फ़िल्म में भी एक तरीके से वो कोशिश कर रहे थे रोकने की, कि एक धर्रा जो है उससे आप अलग उस लीग को तोड़ के आगे बढ़ रहे थे। सेकंड फ़िल्म में भी ऐसी फ़िल्म बनाई जो इंडस्ट्री ने पहले ही खारिज कर दिया था। तीसरी फ़िल्म जब जो एक एक्सपेक्टेशन थी उस लिहाज़ पे वो नहीं खरी उतर पाई, तो इंडस्ट्री के कुछ लोग खुश हो रहे थे कि कहीं चलो अच्छा ब्रेक लगा। ऐसा लगता है आपको? अब देखिए ये सब बातें तो पता नहीं, ये ज़रूर है कि हाँ, ये फ़िल्म ने उतना नहीं किया जितना मेरी पुरानी फ़िल्मों ने किया था, गिवन हर फ़िल्म को आप उसके बजट के हिसाब से नापते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आमिर 2 करोड़ में बनाई गई, उसने 5 करोड़ भी किया, तो उसने अपने लिए ढाई गुना प्रॉफ़िट किया। अगर नो वन किल जैसिका मान लीजिए 15 में बनी और उसने 45 किया, तो उसने 2 गुना ज़्यादा बिज़नेस किया अपनी फ़िल्मों से, या 50 किया, ये किया। ये फ़िल्म भी उस दायरे में, ये फ़िल्म ने छोटी-सी प्रॉफ़िट की, उतनी नहीं की जितनी मेरी पिछली फ़िल्म एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन फ्लॉप नहीं थी फ़िल्म। ये फ़िल्म अबव एवरेज फ़िल्म थी, या वर्स्ट केस सिनेरियो में आप एवरेज बोल सकते हैं फ़िल्म को, बिज़नेस वाइज़। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे कोई कहानी अगर पसंद आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये कहानी मैं कहना चाहता हूँ। वो अनकन्वेंशनल हो सकती है, कन्वेंशनल हो सकती है। उस समय मुझे ये लगा कि ये कहानी, जो घनचक्कर की कहानी है, ये यूनिक है, थोड़ी कॉमिक स्पेस भी है, और किरदार भी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, तो क्यों नहीं करूँ? मैं आई थिंक इट शुड बी माय नेक्स्ट फिल्म, और उसी सोच से हम लोग आगे बढ़े, एंड देन विद्या जी आई, फिर इमरान आए, फिर बाकी जो राजेश शर्मा हैं, नमित दास हैं, तो ये कॉम्बिनेशन मिलके फिर हमने ये फिल्म बनाई। आप जब सक्सेस पे होते हैं ना तो फिर लोग आपको सर आँखों पे रखते हैं। लेकिन इस तरह की अगर थोड़ा डगमगाहट आती है, तो फिर से वो तौलने लगते हैं। आप उस समय आपका अनुभव क्या रहा? मेरे लिए देखिए, ये इंडस्ट्री की खासियत भी है। एक तो ठीक है, चलिए, इस तरह की बात जो आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई भी है उसमें, पर दूसरी सच्चाई ये भी है कि ये इंडस्ट्री एक अच्छे फिल्म मेकर को या राइटर को या जो भी अच्छा काम करता हो, उसको पहचानती है। और अगर उन्होंने प्रूव कर लिया है, एक बार प्रूव कर लिया, और मेरा तो 2 बार हो चुका था, तो वो उससे सीरियसली लेती है, वो उसे हल्के में नहीं लेती, अनलेस एंड अनटिल आप, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, उस तरीके से अगर नीचे जाते जाएं आपकी फिल्में, देन इट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन जब उनको पता है कि ये अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे मेकर हैं, अच्छी कहानियाँ कहते हैं, तो देन ऑफ कोर्स, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री है, हर फ्राइडे चीज़ें बदलती हैं, तो चीज़ें बदलती हैं, बट ऐसा नहीं होता कि सडनली उन्होंने, आपको एज अ अच्छे फिल्म मेकर देखते हैं, फिर सडनली वो, उनको लगता है अरे ये तो बनाई फिल्म ही नहीं बना सकते, ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत असर होता है,
चाहे वो बिजनेस वाइज हो, चाहे वो लोगों के परसेप्शन में हो, वो होता है। और अच्छी बात है जब वो आपके सक्सेस पे आपको सर पे चढ़ाते हैं, तो अगर आपकी फिल्म अगर उतनी ना चले तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देने का भी उनको हक है, उतना ही हक है। नहीं, हालाँकि ये जो आप सर पे चढ़ाया तो आपको नहीं था, क्योंकि पहली फ़िल्म से आपके सामने तो वो काँटों भरा ही ताज था। जी वो जी आप जी। खुद उसको वो सक्सेस के साथ वे कहीं न कहीं उसको चेंज करते जा रहे थे। इमरान की इमेज जो थी वो किसर बॉय और रोमांटिक और वो उस तरीके की, और गाने उनकी फ़िल्मों के चलते थे और ये सब। आपने उसको उस समय कहीं न कहीं वो फिर ये कि ट्रेंड से आप अलग ही चलते हो, जी तोड़ते हो जी कुछ जी ना कुछ। जी जी जी। उस समय भी आपको बोला नहीं कि आपके मेकर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने बोला नहीं कि इसको इस इमेज को कैसे अलग तोड़ रहे हो आप? नहीं, वो मेरे साथ ही थे, उन्होंने बोला नहीं। इसमें मैं श्रेय इमरान को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने वो फ़िल्म को समझा, उन्होंने उस कैरेक्टर को समझा। उनकी भी कहीं न कहीं उनको भी लगा कि नहीं, मैं ये फ़िल्म करना चाहता हूँ। और उन्होंने हाँ कहा। तो ऑफ़ कोर्स इट वुड, एज़ यू सेड, कि ये अलग कहानी थी। एक अलग तरीके का कैरेक्टर था, एक अलग एनवायरनमेंट था। मेरे लिए भी, उनके लिए भी, विद्या के लिए भी, एंड एक अलग अलग तरीके का सब्जेक्ट था। तो हम सबको लगा कि हाँ, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हम लोग मज़ा आएगा इसको करने में। एंड मैं इसका श्रेय उन दोनों दोनों एक्टर्स को भी देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी इसको समझा। एंड फिर साथ में हमने ये फ़िल्म बनाई। वो मेरे ख्याल से वो समय से थोड़े पहले की फ़िल्म है। डार्क कॉमेडी और वो उस तरीके का थ्रिलर कॉमेडी उस समय इंडिया में थोड़ा-सा दर्शक उत मुझे वैसे तो दर्शक इवॉल्व हुए हैं, उनको दोष देना ठीक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा टेस्ट उस समय उस तरीके का डेवलप नहीं कर पाए थे। अ, ये मुझे लोग कहते हैं, स्पेशली जब से ये ओटीटी आया है, तब और ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि उनको वो ये कहते हैं कि ये फ़िल्म अगर आपकी 4-5 साल बाद आती, हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती, क्योंकि लोग ओटीटी के आने के बाद लोग वर्ल्ड सिनेमा से ज़्यादा एक्सपोज़ हो गए थे, उस तरह के जॉनर से ज़्यादा एक्सपोज़ हो गए थे। तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि इस फ़िल्म में उनको अगर इस समय में आई होती, अ, तो बहुत ही अलग रिसेप्शन होता फ़िल्म का। बट ये सब बातें हैं, एज़ यू नो, कि किसी चीज़ को कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्या रिसेप्शन मिलता है, बट लोगों का परसेप्शन ये है। रेड ने फिर मेरे ख्याल से एक वो बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि बॉक्स ऑफिस जो कमर्शियल एक थप्पा लगता है वो एक अलग लेवल का लगा उससे। वो लाइफ में कैसे आई और उसके बाद लाइफ में क्या बदलाव आए? देखिए, आमिर, नो वन किल जेसिका से ऑलरेडी मुझे सक्सेस मिल चुकी थी, कमर्शियल एंड क्रिटिकल। अ, रेड रेड की दुनिया भी बड़ी अनकन्वेंशनल थी। वो दुनिया हमने सब ने सुना था रेड के बारे में, और थ्रू आउट सुनते आए हैं। लेकिन एक बड़ी अनकन्वेंशनल सी कहानी थी, और उस एक घर के अंदर रेड होती है, घर के अंदर क्या-क्या होता है, किस तरीके से क्या-क्या पात्र क्या-क्या कर सकते हैं। उसमें भी कोई हीरोइज़्म नहीं है। एंड में अगर आप देखें तो अमेय पटनायक का जो कैरेक्टर है, वो अपने आप को एक रूम में पैसे के साथ बंद कर लेता है। तो वो एक वेरी अन वो भी एक कन्वेंशनल वही कहानी उसमें था। भी ट्रेंड से आपने तोड़ा कि सिंघम वाली जो एक इमेज है अजय देवगन की, उन बिल्कुल एक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई तोड़ा-ताड़ी, मारा-मारी नहीं, कोई उनके पास वैसे हथियार नहीं है, और बहुत ही गंभीर, बहुत ठहराव के साथ उस तरीके के वन लाइनर्स के साथ उनको बहुत कमाल तरीके से आपने प्रेज़ेंट किया। हाँ, देखिए, वो स्क्रिप्ट ऐसी थी, और अजय सर इतने सुपरस्टार हैं, इतने ब्रिलियंट एक्टर हैं, 30 साल से वो काम कर रहे हैं, और अलग-अलग तरह के किरदार कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य था कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, और ये जो स्क्रिप्ट थी, उस उसके विज़न में जो राइटर हैं रितेश शाह, मेरा, प्लस कहीं न कहीं अजय सर, जिस हिसाब से उन्होंने उस पात्र को निभाया, जिस हिसाब से उन्होंने उस कहानी को समझा, वो बहुत ही सुप्रीमली इंटेलिजेंट एक्टर हैं। तो एक दुनिया क्रिएट हुई,
हमारी जो रेड की दुनिया है वो क्रिएट हुई, ताऊ जी क्रिएट हुए, अमय पटनायक क्रिएट हुए, लल्लन क्रिएट हुआ, दादी जो स्वर्गीय दादी हैं वो क्रिएट हुई। तो वो सब उसको रख के एक कहानी हमने बनाई और हम सब भी बड़े नर्वस थे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी फ़िल्म में सभी नर्वस होते हैं, क्योंकि फ़िल्मों का कभी पता नहीं होता। और ये फ़िल्म ऐसी थी कि जिसमें ना उस तरह के गाने थे, ना ही मार-धाड़ थी, ना ही कोई वैसा कमर्शियल एलिमेंट था जिसमें हीरो एंड में एकदम सब दुनिया जीत लेता है या विलेन को पछाड़ देता है। तो हम सब भी नर्वस थे, बट अपनी कहानी जो कह रहे थे उस पे विश्वास था। मुझे अपने विज़न पे विश्वास था, मुझे हम लोगों की जो स्क्रिप्ट है उस पे विश्वास था। ऑफ कोर्स अजय सर, सौरभ शुक्ला सर, बाकी जो कास्ट एंड क्रू वो तो थे ही। अ तो हमने एक सिंसियरिटी के साथ ये कहानी कही और वो कहानी जैसे कहते हैं ना, चिटक गई जिसे कहते हैं कि वो कैरेक्टर में लोगों को मज़ा आया, अजय सर के कैरेक्टर में मज़ा आया, सौरभ शुक्ला के कैरेक्टर में, बाकी जो आसपास की दुनिया के कैरेक्टर थे, उनकी दुनिया के, उस दुनिया के जो बाकी कैरेक्टर्स थे, उसमें मज़ा आया और कहानी टच की लोगों की, उसका इमोशनल कोड टच किया। और रेड बनी फिर एंड सक्सेसफुल रही। ओटीटी पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पिल जैसी कहानी लेकर आए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो सच्चाई है, जो इतनी डार्क ट्रुथ है एक तरीके से, वो लेकर आए आप, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो अच्छा रहा। रितेश देशमुख के साथ मैंने वो सीरीज़ की थी एंड अच्छा, मेरी पहली वेब सीरीज़ थी। मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स आए थे, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे लगा, और क्योंकि ये ऑफ़र भी मुझे आया कोविड के दौरान और उस समय इतना कुछ डिस्कशन चल रहा था फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड में कि मुझे लगा कि कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि ये कहानी मुझे कहनी चाहिए, क्योंकि उस समय के एनवायरनमेंट के हिसाब से आई फेल्ट कि ये कहानी मुझे कहनी चाहिए और मैंने वो कहानी कही। मेरे साथ उस जर्नी में 2 दूसरे डायरेक्टर्स भी थे, जयदीप यादव और महिम जोशी। कास्ट में ऑफ कोर्स रितेश देशमुख एंड पवन मल्होत्रा थे मेन कास्ट में। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक अच्छी कहानी कहने की कोशिश की, एक अलग फॉर्मेट में कहानी कहने की कोशिश की और लोगों दर्शकों को पसंद आई, तो आई एम ग्लैड अबाउट दैट। फिल्म और ओटीटी में आपको क्या डिफरेंस लगा? समय का डिफरेंस है, प्लस दोनों क्राफ्ट अलग हैं, राइटिंग के हिसाब से भी और डायरेक्शन के हिसाब से भी। नरेटिव फॉर्म अलग इसलिए है क्योंकि आप फिल्म में मैक्सिमम आप 2 से ढाई घंटे, चलिए 3 घंटे किसी ने बना ली, पर इसमें 7-8 घंटे होते हैं। तो नरेटिव में आपको ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आप एक मूड अलग तरीके का सेट कर सकते हो, कैरेक्टर के साथ ज़्यादा रह सकते हो, और कहानी कहने के तरीके को आप एक अलग अप्रोच दे सकते हो। जबकि फ़िल्मों में समय थोड़ा कम होता है। आप प्रोबेबली हो सकता है उतना कुछ ना बता सको एक कैरेक्टर के बारे में, लेकिन जितना भी बताते हो उसमें भी एक मास्टरी है कि आपने शॉर्ट एंड स्वीट में चीज़ें बता दी। तो ये एक डिफरेंस है जो कि मज़ेदार है और चैलेंजिंग भी है। बहुत बार वन सक्सीड्स, बहुत बार नहीं सक्सीड होते, बट चैलेंजिंग है। रविंद्र कौशिक जी की जो कहानी थी, उसके आपके पास राइट्स थे, ब्लैक टाइगर सलमान के साथ बना रहे थे, वो क्यों नहीं हो पाया प्रोजेक्ट? वो 5 साल पहले की बात है। हमारे पास राइट्स थे और फिर राइट्स एक्सपायर हो गए और उसके बाद फिर राइट्स रिन्यू नहीं हो पाए। तो उसके बाद फिर वो बात वहीं रह गई, और वो प्रोजेक्ट नहीं हुई। अच्छा, सलमान के साथ क्योंकि आपकी बात हुई होगी उस समय, कुछ उनके साथ करना चाहेंगे आगे? अ, अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं, ज़रूर। अगर मौका मिलेगा तो मैं, वो सुपरस्टार हैं, इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं वो।
अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे, अगर उनके लिए कोई कहानी हो और कुछ ऐसी सहमति बन जाए तो ज़रूर करेंगे। कमाल की बात ये भी है कि आप बहुत सिक्योर हैं अपने अंडर में, जिन लोग ने आपको एसोसिएट के तौर पे काम किया है, असिस्ट किया है आप लोग को, उन सबको भी अच्छे मौके दिए हैं। अमर कौशिक उसका एग्जाम्पल हैं। बाबा उन्होंने बनाई थी और उसके बाद आज उन्होंने अपना एक मुकाम उन्होंने भी हासिल कर लिया है। कैसे देखते हो आप? मैं बहुत खुश हूँ। अमर काफ़ी टैलेंटेड हैं। मेरे साथ उन्होंने फ़िल्मों में काम किया है एज़ एन एसोसिएट, एंड मैंने उनकी फ़िल्म प्रोड्यूस की थी आबा, जिनका नाम आपने लिया। बहुत ही टैलेंटेड हैं और हार्ड वर्किंग हैं, और मुझे बहुत खुशी है आज के दिन। देखिए उनकी फ़िल्म हिंदी सबसे ज़्यादा हिंदी ग्रॉसिंग फ़िल्म है, स्त्री 2। तो आई एम मोर देन हैप्पी फॉर हिम। मेरे दूसरे जो असिस्टेंट हैं, जो जयदीप यादव हैं, जिन्होंने मेरे साथ फ़िल्म में भी एक एपिसोड्स डायरेक्ट की थी, इनके भी राइटर हैं, वन ऑफ द राइटर्स ऑफ रेड 2। प्लस मेरे दूसरे असिस्टेंट्स हैं जो अभी और भी काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी मेरे अंडर काम कर रहा है, अगर काम करके वो अपना मुकाम बनाते हैं, वो उनका टैलेंट है। अ, कोई भी अगर अपना मुकाम बना रहा है, आई माइट हैव अ लिटिल पार्ट इन इट, बट वो उनका मुकाम है, वो उनकी टैलेंट है। जैसे अमर का मैंने कहा कि वो बहुत ही टैलेंटेड थे, और इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी, क्योंकि एज फिल्म मेकर्स नए फिल्म मेकर्स को मौका देना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट किसी के लिए भी, क्योंकि इंडस्ट्री में नए फिल्म मेकर्स आएंगे, नए टेक्नीशियंस आएंगे, तभी तो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। इस समय का एम्बिशन क्या है? आराम करना। ज़्यादा दिन नहीं, बट फिर भी एम्बिशन यही है कि अच्छी कहानी कहता रहूं, लोगों का भरोसा बना रहे, फिल्म बनाता रहूं, अच्छी कहानियां कहता रहूं, जो लोगों को अपील करे, जो लोगों को टच करे। तो वही एक प्रोफेशनली तो वही एक एम है। सबसे आखिर सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट, सक्सेस क्या है आपके लिए? सक्सेस मेरे लिए, देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो एक डेफिनेशन बड़ा ही सक्सेस का पर्सपेक्टिव वाला है। लोग सक्सेस कहते हैं कि गाड़ी, बंगला, कार, पैसे आ गए तो आप सक्सेसफुल हो गए। दूसरे ये भी मानते हैं कि शायद वो पूर्ण सक्सेस ना हो। गाड़ी, बंगला, कार, सब कुछ लोगों की ज़रूरतें होती हैं, और होनी भी चाहिए, पर क्या वही है, या उसके अलावा एक मेंटली जो आपकी संतुष्टि होती है जो चीज़ों की, अगर आप कहीं अकेले बैठकर शांत से अगर एक कॉफ़ी भी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं अपने दोस्तों के साथ, या अपने जिससे आप प्यार करते हों, या फैमिली मेम्बर्स हों, वो भी एक अलग तरीके का सक्सेस है। वो 20-21 साल का राजकुमार गुप्ता अब आज के जो इतने बड़े सक्सेसफुल फिल्म मेकर हैं उनसे कुछ कहना चाहेगा? यही कहना चाहूँगा कि जो रास्ता चुना है और जो माइंडसेट के साथ हम लोग आते हैं, और यहीं पे जो आपने एक बात बोली थी कि वो आपने अच्छे तरीके से कह दी, मैं मुझसे स्किप हो गया, पर आपने बहुत अच्छे तरीके से कही कि अगर एक राह निकल गए तो ये पता था कि वापस तो नहीं जा सकता। अब अगर है उस राह में, तो वो राह जो है वो अब जहाँ भी लेके जाए, लेकिन वापस तो नहीं जा सकता मैं। और वही जो जो राह है, जो दृढ़ता है, जो आपकी सोच है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका कैरेक्टर है, वो दिखाती है, और वही चीज़ आपको कहीं न कहीं आपके मंज़िल तक पहुँचाती है। वो चीज़ है जो कहती है कि आप निडर होके आगे बढ़ते रहो। बहुत सारी तकलीफ़ आएँगी, किसे नहीं आती। आप अपने पेरेंट्स से पूछ लो, अपने दोस्तों से पूछ लो, अपने बुज़ुर्गों से पूछ लो, सबकी जर्नी रही होगी और तकलीफ़ें आई होंगी। लेकिन मुड़कर उन सब तकलीफ़ों को फ़ेस ना करना, वो सॉल्यूशन नहीं है। तो वो एक जो आगे देखकर चीज़ों से
उससे निडरता के साथ लड़ना, आगे बढ़ते रहना, अपनी मंजिल तक पहुंचना या कोशिश करना पहुंचने की, वो मैं अब 21 साल के कोई भी हो, चाहे वो राजकुमार हो, चाहे कोई भी हो जो करना चाह रहा हो, उसको ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी, वो आपकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन करती है। और आप वही हो इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में, आप हमेशा याद रखना, आप वही हो जो आप हो। आप वही हो जो आप हो, वही आप बनोगे।